Hello friends, how are you all? Welcome to our channel We Can. I'm your teacher Shani Khan. Today we will discuss the chapter number 6 of geography, that is human resources, and what will be the key aspects and subtopics of this chapters that are meaning of human resources. Of course, first of all, the study of population means its size, distribution and characteristics, factors affecting distribution of population, and social and cultural and economic factors of human resources, composition of population, pattern of population change, and study of India's population. This will be the subtopics of this chapter. So first of all, let's start the chapter with the meaning of resources. So what are the human resources? The human resources or people are the greatest assets to a nation. Means peoples, humans are the most important or greatest assets to a nation, which they belongs to. ऑफ कोर्स जिस भी नेशन से जो हैं ह्यूमंस हैं पीपल्स हैं बिलोंग करते हैं वो उस नेशन का ग्रेटेस्ट असेस्ट होता है. यानी कि आप उसको पॉपुलेशन के रूप में न मत देखिए, रिसोर्सेज के रूप में देखिए. आप कैसे कितने जिसके पास सपोज अफ्रीका जो है, अफ्रीका का आप जानते कितना डाइवर्स जो है, उसका सराउंडिंग एरिया बहुत ज़्यादा है. उस हिसाब से उसकी पॉपुलेशन कम है, तो क्या वो वहाँ के सारे नेचुरल और जो भी रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करने के लिए ह्यूमन तो चाहिए ना. अगर ह्यूमन बीइंग ही नहीं होंगे तो ये सारे रिसोर्सेज को ना तो कोई यूज़ करने वाला होगा, ना ही उनको कोई डेवलप करने वाला होगा, ना ही उनका कोई यूज़ होगा. तो यानी कि किसी नेशन के पास एक अच्छी एजुकेटेड या काम की जो पॉपुलेशन होती है उसका जिक्र जो है इस चैप्टर में हम ह्यूमन रिसोर्सेज से मतलब वो है. ठीक है. द नेचुरल रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड बाय मैन टू कन्वर्ट देम इनटू यूजफुल गुड्स. ऑफ कोर्स हमने डिस्कस कर लिया कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको ह्यूमन बीइंग ही यूटिलाइज करेंगे. ठीक है. मैन विद हिज स्किल्स एंड नॉलेज ट्रांसफॉर्म नेचुरल रिसोर्सेज इनटू वैल्यूएबल गुड्स. यानी कि जो भी हमें रॉ मटेरियल या नेचुरल फॉर्म में मिलता है वो अपने आप नहीं होता, ये मैंस की ह्यूमंस की स्किल्स हैं या नॉलेज है जिसके थ्रू वो ट्रांसफॉर्म करता है इनको वैल्यूएबल गुड्स में. ठीक है. Production of goods and provision of services are done by human beings. Man is not only the producer of goods but a consumer as well. ऑफ कोर्स अगर वो प्रोड्यूस कर रहा है तो फिर वो कंज्यूम तो करेगा ही. वो अपने लिए ही तो प्रोड्यूस कर रहा है, अपनी फैसिलिटी के लिए, अपनी जो बढ़ाने के लिए, आरामदेह ज़िंदगी के लिए. ये सब दिन प दिन जो भी साइंस में कह सकते हैं आप कि इन्वेंशन हो रहे हैं, किस लिए हो रहे हैं? लाइफ को ईजियर बनाने के लिए, है ना. Hence, the study of population is very significant. The statistical study of population is called demography. Okay, तो statistical study करते हैं जो population की, that is called demography. Okay, the quality of human resources is more important than the quantity. By quality, we mean healthy, educated, efficient individuals with proper attitude towards work and who add to the progress of a nation and wise use of natural resources. Of course, किसी भी चीज़ की क्वांटिटी से ज़्यादा is more important than its quality. यानी कि उसमें क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी वाली चीज़ होनी चाहिए, ना कि क्वांटिटी. दिखने में ज़्यादा है और किसी यूज़ के नहीं है तो कम क्वांटिटी वाले अगर क्वालिटी में है तो वो ज़्यादा यूज़फुल है. क्वालिटी से यहाँ पर मीन्स क्या होगा ह्यूमन रिसोर्सेज की, दैट मीन्स हेल्दी पीपल्स है, पॉपुलेशन हेल्दी है, एजुकेटेड लोग हैं, एफिशिएंट इंडिविजुअल्स हैं. यानी कि अपने अपने फील्ड में जो है प्रॉपर काम के लिए वो स्पेशलिस्ट हैं, उनका एटीट्यूड काम करने के लिए सही है. कई लोग होते हैं काम ही नहीं करना चाहते हैं, ये बस बैठे बैठे खाना या कोई भी देश के लिए कुछ नहीं सोचना, कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करना. तो ये इसका मतलब हुआ क्वालिटीज. ओके. ह्यूमन बीइंग्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इवन इन मैनेजिंग नेचुरल एंड मैन मेड डिजास्टर्स लाइक द इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड टेररिस्ट अटैक्स. ये दो जो है
नाम ले लिए कि इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स एंड टेररिस्ट अटैक्स। ह्यूमन बींग्स वैसे इसके अलावा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है प्ले करते हैं, चाहे वो मैन मेड डिज़ास्टर्स हो या नेचुरल डिज़ास्टर्स हो। उससे निपटने के लिए ह्यूमन स्किल्स और जो आप कह सकते हो उसकी नॉलेज की उसकी ज़रूरत होती है, उसी से हर चीज़ डेवलप्ड होती है, ठीक है ना। नाउ द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन कैसे होती है, तो द स्टडी ऑफ पॉपुलेशन हाईलाइट्स द साइज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। ऑफ कोर्स फर्स्ट यही है कि किसी भी उसमें उसका नेशन का साइज़ कितना हो, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हुआ हुआ है पॉपुलेशन का। कुछ जो प्लेसेस होते हैं ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं तो वहाँ पे पॉपुलेशन भी ज़्यादा होती है, डेंस पॉपुलेशन इज़ फाउंड इन दैट काइंड ऑफ एरिया। और कुछ एरिया होते हैं जो मतलब इतने डेवलप नहीं होते हैं, उनमें इतनी ज़्यादा फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है, तो दैट एरिया वाज नॉट सो distributed in a same proportion. Okay, now the second is population growth and change in population. व्हाट इज़ दैट मीन्स, यानी कि किसी भी नेशन में या किसी भी प्लेस पे पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे है और उसकी ग्रोथ में या उसके डिडक्शन में किस तरीके का चेंजेस आ रहा है, ये होता है उसका हाईलाइट पॉइंट। थर्ड इज़ पॉपुलेशन कैरेक्टरिस्टिक्स। हर पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है विच वी डिस्कस इन द further part of the chapter. Okay, the size of population is collected by the census method. The census refers to official collection of population data in all its aspect, which is conducted once in 10 year in India. इंडिया में जो है 10 सालों में एक बार होती है, जिसे हम कहते हैं कि वो सेंसस को, जिसे हम जनगणना भी कहते हैं, जो हर 10 साल में होती है इंडिया में। तो वो 10 सालों में, 10 साल इज़ अ वेरी बिग टाइम पीरियड कि किसी प्लेस पर कितना पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है या उसमें डिक्रीज़ हुई है, इंक्रीज़ हुई है, डेवलप कितने हुए, एजुकेटेड कितने हुए, कितने मैन हैं, कितने विमेन, कितने बच्चे हैं, बूढ़े हैं, एजुकेशन का क्या है, पूरा डाटा जो होता है वो कलेक्ट किया जाता है और वो ऑफिशियल होता है। ऑफकोर्स गवर्नमेंट के थ्रू होता है, तो वो एक मतलब आप कहेंगे कि एक ट्रूथफुल या रिलायबल डाटा होता है। ओके, so the present population of the world is 6 billion. Of course today's वो population is 7.5 billion बेटा, ये शायद बुक पब्लिश हुई थी तो तब 6 बिलियन होगी। now the 7.5 billion. Okay, distribution of population in the world is highly uneven. The distribution of population refers to the spread of people across the world. More than 90% of the world population lives in the continents of the northern hemisphere, while the rest 10% of the population is confined to the continent of the southern hemisphere. The continent of Asia is the most populous and Antarctica totally uninhabited. 60% of world's population lives in 10 countries. The majority of world population lives in the countries of South and Southeast Asia like India, China, Bangladesh, Japan, Korea, etc. ये एशिया की कंपनी एंड कंट्रीज़ ऑफ वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्थ ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यानी कि डिस्ट्रीब्यूशन का आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया गया है कि किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। वर्ल्ड की जितनी भी पॉपुलेशन है 90% जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में जो है रहती है, लिव्स वहाँ रहती है, और 10% जो है वो सदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है। और 60% जो वर्ल्ड की पॉपुलेशन है वो टोटल 10 कंट्रीज़ में मिला के रहती है। यानी ये 10 कंट्रीज़ का आप प्रोपोर्शन देखिए, बाकी कितनी कंट्रीज़ हैं उन सब में कितनी कम पॉपुलेशन होगी वर्ल्ड की। 60% तो 10 कंट्रीज़ में ही रहती हैं, ठीक है ना। ये इसको थोड़ा सा ये फैक्चुअल थिंग्स हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, किस तरीके से कौन कौन से एरिया है कि साउथ ईस्ट एशिया है, इंडिया, चाइना, आप जानते हैं सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन भी यहीं की, तो यहाँ पर ही ज़्यादा है, या अमेरिका में है जो उनका कौन सा एरिया है ये है। और इन कंट्रास्ट द पॉपुलेशन इज लेस इन पोलर रीजन्स, high mountains, tropical deserts, and thickly forested areas.
हम जानते हैं कि ये जो एरियाज़ हैं, ये जो प्लेसेस दे रखे हैं, ये किसी भी पॉपुलेशन के लिए, ह्यूमन बीइंग के रहने के लिए फेवरेबल कंडीशन नहीं होती, इतनी ज़्यादा तो नहीं होती। हाई माउंटेन्स पर रहना तो कितने, वहाँ हर जगह की अपनी प्रॉब्लम्स हैं। तो आप कह सकते हो कि ये प्लेटूज वगैरह या प्लेन्स तो सबसे ज़्यादा सूटेबल है या फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है ना। तो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है पॉपुलेशन का, वो इसलिए इस तरीके से इरेशनल टाइप है ये, ठीक है। The distribution can be studied through the density of population, the number of people living in the per unit area of the Earth's surface. It is generally expressed as per square kilometer. The average density of population of the world is 45 persons per square kilometer, while that of India is 364 persons. The average density of population in China is less than that of India. इसका क्या मतलब हुआ कि द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन मीन्स हम एवरेज निकालते हैं इसका कि पर किलोमीटर, मतलब इंडिया में पर किलोमीटर, चाइना में पर किलोमीटर, जापान में पर किलोमीटर, उस एरिया में 1 किलोमीटर के एरिया में कितने लोग रह रहे हैं, कि उस हिसाब से हम पॉपुलेशन को मतलब डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन को हम एवरेज करते हैं। तो वर्ल्ड का अगर हम देखें तो उसका परसेंटेज कितना आएगा, 45%, यानी कि ऑल ओवर वर्ल्ड ऐसा माना जाता है कि 45 जो है परसेंट 1 किलोमीटर में रह रहे हैं। और वहीं इंडिया के कॉन्ट्रैक्ट्स में इसको देखेंगे तो इस 364 पीपल 1 किलोमीटर के एरिया में रह रहे हैं, यानी कि वो कैसे रह रहे होंगे, आप सोचो। कुछ 45 लोग रह रहे हैं और 364 लोग उसी एरिया में रह रहे हैं, तो किसकी लाइफ आप कहेंगे कि ज़्यादा ऐसी हो सकती है, कंजक्शन वाली होगी, किसकी ज़्यादा लग्जीरियस होगी, आप सोच सकते हैं। और चाइना जो है इस मामले में कम है इंडिया, यानी कि इंडिया फर्स्ट नंबर पे है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज फैक्टर्स अफेक्टिंग द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। वेरी इजी, देखते हैं हम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड डिपेंड्स अपॉन सम जियोग्राफिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। ऑफ कोर्स यही सारे फैक्टर्स हैं जो किसी ह्यूमन बीइंग के लिए फेवरेबल कंडीशन लाते हैं और या फिर अनफेवरेबल कंडीशन लाते हैं ना। नेचुरल रिसोर्सेज में आप कह सकते हैं सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है। किस तरीके से सोशल और कल्चर अभी हम डिस्कस करते हैं सब कुछ। अगर सोशल आप देखेंगे तो कैसे सोशल, ये कि अगर सपोज किसी का जो है पर किलोमीटर एरिया डेंसिटी पॉपुलेशन का ओनली 2 है, तो यानी वो कैसे सोशल होगा। आप 10 किलोमीटर में मिला के मतलब 5-6 ही लोग रह रहे हैं, ये ऐसे कैसे, ये आप सोशल कैसे होगे। कोई फंक्शन हो रहा है, कोई फेयर्स लग रहे हैं, कोई भी आप कह लीजिए कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो वो कैसे होगी जब पॉपुलेशन ही नहीं, ह्यूमन बीइंग्स ही नहीं है। तो सोशल से इसका मतलब ये है। ज्योग्राफिकल में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्लाइमेट भी आता है और किस तरीके के नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, वो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में आते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में आते हैं कि खाली 2 लोग रह रहे हैं और वो क्या कर सकते हैं, उनके पास सिर्फ ज़मीन ही है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ना और कोई भी किसी भी तरह का बिजनेस डेवलप नहीं है, तो वो और कर भी क्या सकते हैं उस एरिया में। तो ये सारी चीज़ें ऐसे अफेक्ट करती हैं इसको, है ना। नाउ द जियोग्राफिकल फैक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीफ। Generally, people prefer to live on plains rather than on mountains and plateaus. Plains are level and more suitable for agriculture, industries, and other human activities. For example, the northern plains of India are one of the densely populated regions of the world, while in mountains like the Himalaya, Alps or Andes the population is very sparse. Very simple to understand कि plains होता है तो वहाँ पर जो हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज़ हो, कोई भी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन हो, रोड्स का कंस्ट्रक्शन हो, पुल्स बनाने हो, ब्रिजेस हो, स्कूल्स हो, किसी भी रहने के लिए घर बनाने हैं, बिल्डिंग्स बनानी है, तो वो सब प्लेन्स पे ही आराम से हो सकता है। तो इसलिए ये वाला जो प्लेन्स के ऊपर है वो हाईली डेंसली पॉपुलेटेड है। क्यों? क्योंकि इनकी फेवरेबल कंडीशन की वजह से। एंड क्लाइमेट
Too hot, too cold, too wet, and too dry areas are least populated, unlike the areas with equal and temperate regions. कहीं सबसे ज़्यादा हद से ज़्यादा गर्मी होगी, हद से ज़्यादा सर्दी होगी, हद से ज़्यादा बारिश है, तो इंसान के लिए रहना ही मुश्किल है जब वो अपने बेसिक उसको भी नहीं कर पाएगा। जैसे कि साइबेरिया है, साइबेरिया में आप जानते हैं कि -75 तक टेम्परेचर चला जाता है। तो ये नॉर्मल लोगों के लिए रहना वहाँ पे इस तरीके से नहीं है। रह भी रहे तो रह रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, पॉपुलेशन है, लेकिन उनकी लाइफ कितनी स्ट्रगल वाली है हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। तो इस ऐसी सिचुएशन में इंसान फिर डेवलपमेंट कैसे होगा, किस तरीके से प्रोडक्टिविटी या उसमें आप कंस्ट्रक्टिविज्म कैसे उसमें आएगा। कुछ भी नई चीज़ के बारे में सोच ही नहीं सकता, वो तो हर वक्त अपने सर्वाइवल के बारे में सोचेगा। तो इसलिए इन जगहों पर जो होती है लीस्ट पॉपुलेशन मिलती है। ठीक है, साइबेरिया हुआ, सहारा हुआ, नदर्न पार्ट्स ऑफ कनाडा है, यूरोप है, तो हैव लो पॉपुलेशन ड्यू टू एक्सट्रीम क्लाइमेट। सर किसी पे कहीं कहीं ज़्यादा गर्मी है, कहीं ज़्यादा सर्दी है, तो इस तरीके से एक्सट्रीम चीज़ की वजह से भी ये अफेक्ट होता है। ठीक है, नाउ द नेचुरल रिसोर्सेज। तो नेचुरल रिसोर्सेज लाइक फर्टाइल सॉइल, वाटर एंड प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स ऑल्सो अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। कैसे? सॉइल एरियाज ऑफ फर्टाइल सॉइल लाइक द रिवर वैलीज एंड डेल्टास ऑफ सपोर्ट हायर पॉपुलेशन एज दे आर कंडक्टिव टू एग्रीकल्चर। लाइक किसी भी उसमें सॉइल जो है अगर फर्टाइल है और वहाँ के रिवर वैलीज, जैसे किसी भी एरिया की रिवर वैली है या डेल्टास के सपोर्ट, उस एरिया में क्या होता है, वहाँ की जो सॉइल है ज़्यादा फर्टाइल होती है और एग्रीकल्चर के लिए अच्छी होती है, फेवरेबल कंडीशन है। जैसे इंडिया में गंगा ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल कंडीशन है, तो वहाँ पे पॉपुलेशन की डेंसिटी ज़्यादा है ना। इसी तरीके से नील वैली है इन इजिप्ट, होंग हो नदी है चाइना में, तो ये द ग्रेट यूरोपियन प्लेन्स है। ये सब प्लेन्स के जो एग्जांपल है जहाँ पर वाटर या जो भी नेचुरल रिसोर्सेज है, सॉइल्स वगैरह, वो आराम से अवेलेबल है। ठीक है, water areas of abundant water like river valleys support higher density of population, while the areas with the less water like deserts support very low density of population। अभी हमने डिस्कस किया। ठीक है, मिनरल्स, द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स ऑल्सो अट्रैक्ट मोर people than the areas which are devoid of minerals. So the gold rush of Australia and the discovery of oil in the Middle East countries led to the colonization of people in these areas and support large population। मिनरल्स जहाँ पे अवेलेबल होते हैं वर्ल्ड में कहीं भी, तो वो पॉपुलेशन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, इससे डेवलपमेंट में आप जानते हैं मिनरल्स कितने इंपॉर्टेंट है हमारी डे टू डे लाइफ के लिए। तो जहाँ पे मिनरल्स होंगे वो अपने आप तो बाहर नहीं आएंगे, ह्यूमन स्किल्स और ये चाहिए हमें उसके डेवलपमेंट के लिए, उसके यूज़ के लिए, यूटिलाइजेशन के लिए। हाउ वी कैन यूज़ these minerals in our life without any human beings presence। तो ये ह्यूमन रिसोर्सेज को बताया। पहले हमने इन द previous chapter we have discussed about the importance of minerals in human life, और now we are discussing human life as a resources। ये इसका मेन टॉपिक है बेटा, है ना। और नेक्स्ट is social, cultural and economic factors like social areas where basic amenities like housing, education, health, sanitation etc are available are more densely populated, like in India Delhi है, मुंबई है, ये जो बिग मेट्रो का आप कह सकते हैं सिटीज़ हैं जहाँ पर अच्छी हर चीज़ की आप और नॉट ओनली हाउसिंग या एजुकेशन, हेल्थ है, मेडिकल जो फैसिलिटीज़ हैं, हर चीज़ की जो फैसिलिटीज़ है, अमेनिटीज़ मतलब सुख सुविधाएं जितनी भी ज़्यादा अवेलेबल है, वो एरिया ज़्यादा डेंसिटी वाला है ना। एंड कल्चरल प्लेसेस विद रिलीजियस सेंटर्स लाइक वाराणसी, बद्रीनाथ, यरूशलेम, वेटिकन सिटी एट्सेट्रा ऑल्सो सपोर्ट मोर पॉपुलेशन। जहाँ जहाँ भी आप देखते हैं कि किसी भी रिलीजन से, नॉट ओनली हिंदू मुस्लिम और किसी भी रिलीजन से रिलेटेड कोई सेंटर है वहाँ पे मौजूद है, तो वहाँ की पॉपुलेशन ऑफ कोर्स दूसरी प्लेसेस के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है ना। ये हुआ कल्चरल के अंदर। इकोनॉमिक मीन्स इंडस्ट्रियली डेवलप्ड रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड प्रोवाइड लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल एंड thus support higher density of population like Mumbai, London, Osaka and Pittsburgh। In the last
चैप्टर के हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से जो ये मैन्युफैक्चरिंग करने के इकोनॉमिक में यही होता है ना, जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पे डेवलपमेंट होता है, उस हिसाब से कि उस कंट्री का डेवलपमेंट देखा जाता है। कैसे होगा मैन्युफैक्चरिंग, अपने आप तो होगा ही नहीं, ह्यूमन बींग्स चाहिए। वो उस वजह से उस जगह की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, हायर डेंसिटी होती है वहाँ पर। इसके एग्जाम्पल इंडिया में आपको एज ए मुंबई दिया है कि किस तरीके से पर किलोमीटर में अगर आप देखें, राजस्थान है या राजस्थान जो है डेजर्ट एरिया, यहाँ का पॉपुलेशन कम है, मुंबई जो है वहाँ पर हर लिहाज से वो कह सकते हैं हम डेवलप्ड सिटी है, मेट्रो सिटी है, तो वहाँ की पॉपुलेशन पर एरिया के हिसाब से ज़्यादा है। उसी तरीके से वर्ल्ड वाइड देखें तो लंदन है, ओसाका है जापान में, पिट्सबुर्ग है, तो ये सब इसकी इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन चेंज। व्हाट इज पॉपुलेशन चेंज? So the density of population keeps changing from time to time. The population change thus refers to change in the number of people during a given period of time. हम समझ गए पॉपुलेशन चेंज क्या होता है। एक गिवन टाइम पीरियड है 10 ईयर्स 15 ईयर्स, उसमें क्या चेंज हो रहा है अप एंड डाउन, ये है इसका पॉपुलेशन चेंज का मतलब। सो द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैज़ इंक्रीज मैनी टाइम्स ओवर द लास्ट फ्यू centuries. The population change is mainly due to the changes in the number of births and deaths. क्या मतलब हुआ इसका कि लास्ट फ्यू सेंचुरीज में जो है धीरे धीरे चेंज का मतलब ही ये हो गया है कि चेंज आता कैसे है। नंबर ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स, कितने लोग जो हैं पैदा हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, और कितने लोग मर रहे हैं, उनकी मृत्यु हो रही है, उसके बीच का जो बैलेंस है वो इस चेंज के चार्ट को जो है डील करता है। ठीक है ना, like the population change was negligible in the beginning of human history. पहले इतना थी नहीं ह्यूमन पॉपुलेशन, ना कोई इस तरीके के आप कह सकते हैं कि सोर्सेस थे कि क्या कनेक्टिविटी या इस तरीके से था कम्युनिकेशन का, ये इतना सारा जो आप कह सकते हैं अभी फैसिलिटी अवेलेबल, तो इतना ध्यान भी नहीं देते। until the 18th century as the birth rate and death rate were equally high due to unfavorable climate conditions, lack of medical technology, shortage of food, poverty, hunger, starvation, and people were dying in large numbers. Thus, the growth of population was less. 18th century का जो situation बताइए कि वहाँ पर दोनों ही रेट हाई थी, जो बर्थ हो रहे थे, पैदा हो रहे थे बच्चे, वो भी ज़्यादा थे, और जो लोग मर रहे थे वो नंबर भी ज़्यादा था। और उसके बहुत सारे रीज़न थे, क्योंकि उस टाइम मेडिकल कंडीशन जो थी वो इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई थी, क्लाइमेटिक कंडीशन वर नॉट सो फेवरेबल, फूड की शॉर्टेज थी इतनी ज़्यादा, मतलब हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे पास वो था अवेलेबल, पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, हंगर, स्टारवेशन, नेचुरल डिजास्टर से निपटने के ह्यूमन स्किल्स डेवलप नहीं थे, इस वजह से भी बहुत लॉस होता था। देर आर सो मेनी रीजंस। ओके, in 1850 the world population reached 1000 million or 1 billion. In the next 80 years, in 1930 the population doubled to 2000 million, and in the next 40 years the population reached 4 billion. At the beginning of 21st century the world population had crossed 6 billion. यानी कि जैसे जैसे as the time passes and the unfavorable condition transform into favorable condition, and lack of medical technology transform into advanced medical technology, and shortage of food and poverty and hunger is replaced by ऑल इज एंटी थिंग्स, तो इस पॉपुलेशन जस्ट डबल ट्रिपल ऐसे नेक्स्ट 80 40 20 ईयर्स में। पहले तो इस तरीके से नहीं होता, डेथ और बर्थ रेट बराबर थी, हाई थी या लो थी जो भी था, लेकिन अब क्या थी, डेथ रेट्स कम हो रही है और बर्थ रेट उतनी ही है या कम थोड़ी या और भी ज़्यादा, उस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है। ठीक है ना, तो द सडन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन वाज मेनली ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड द रिडक्शन इन डेथ रेट। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हैव कंट्रीब्यूटेड टू एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट. Okay, the population change is determined by births, deaths, and migrations.
ठीक है, इन 3 चीज़ों से पॉपुलेशन जो है इफेक्ट होती है, दैट इज बर्थ रेट, डेथ रेट एंड माइग्रेशन। व्हाट इज बर्थ रेट? रेफर्स टू द नंबर ऑफ लिव बर्ड्स per thousand population, and death rate refers to the number of deaths per thousand population। ठीक है ना, यानी कि बर्थ रेट हम कैसे लगाएंगे कि 1000 जो है हर 1000 उस पे कितनी बर्थ रेट हो रही है या हर 1000 लोगों पे कितने लोग मर रहे हैं, ये हम मालूम करेंगे। और इसमें ऑफ कोर्स जियोग्राफिकल और एरिया वाइज और इस चीज़ का बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। एंड माइग्रेशन ऑफ कोर्स वेरी सिंपल, रेफर्स टू द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कि किस तरीके से लोग फॉर एनी काइंड ऑफ रीज़न के अपने बिजनेस के लिए जा रहे हैं, प्रोफेशनल रीजन से जा रहे हैं, पर्सनल रीजन से जा रहे हैं, बट द मूवमेंट ऑफ पीपल रेफर्स टू द माइग्रेशन। ओके, दिस अफेक्ट द चेंज ऑफ पॉपुलेशन। ये इसका मेन वो है कि किस तरीके से डेथ रेट कम हुई इन सब टेक्नोलॉजी की वजह से, और बर्थ रेट पे कोई कंट्रोल नहीं है, कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है। तो इस चीज़ ने पॉपुलेशन को जो बहुत ज़्यादा चेंज किया, और चेंज किस फेवर में किया है कि जस्ट उसको डबल ट्रिपल और ज़्यादा ही किया, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई रिसोर्सेज के हिसाब से। ठीक है ना। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज migration and change. So difference between the birth rate and the death rate of a country is called the natural growth rate of population। ठीक है ना, अच्छी बात है ये आप लर्न करना कि नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है जब किसी भी नेशन की जो बर्थ रेट है और जो डेथ रेट है उसके बीच में जो डिफरेंस होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है ना। सपोज किसी नेशन में 1000 बर्थ हुए हैं और 850 डेथ्स हुई हैं, तो उसके बीच में जो डिफरेंस हुआ यानी कि 150 आया, 1000 बर्थ हुए या 850 डेथ, तो इस 150 के अकॉर्डिंग हम उसकी नेचुरल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऐसे निकलेगी। ठीक है ना। सो the increase in world population today is due to rapid increase in natural growth rate. Migration is another component which changes the size of the population of a country। इसका क्या मतलब हुआ कि माइग्रेशन तो अफेक्ट करेगा ही भाई, किसी प्लेस से लोग हम इंडिया में देखते हैं कि किस तरीके से लोग रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ माइग्रेट हो रहे हैं कि भाई वहाँ ज़्यादा लेविश लाइफ है, ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। रूरल एरिया में तो क्या है, सिर्फ एग्रीकल्चर है, कोई भी रीज़न हो सकता है। ठीक है ना। तो देयर कैन बी 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, नेमली विद इन द कंट्री और बिटवीन द कंट्रीज। माइग्रेशन और इमिग्रेशन इंक्रीजेज the population, while out migration or immigration reduces the population. In some countries like USA having large scale employment opportunities, there are a lot of immigrants, while in some countries of Africa like Somalia and Sudan there is less population as there is an out migration of people। समझ गए, वेरी इजी है कि माइग्रेशन क्यों, हम रीज़न कई तरह के हैं, है ना। ज़्यादातर इकोनॉमिकली है कि किस तरीके से उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जहाँ पे भी मिल रही है एम्प्लॉयमेंट की, या जहाँ उनको लग रहा है कि लाइफ लेविश है, ईजियर है, यहाँ रहना चाहिए, तो उस तरीके से माइग्रेशन हो रहा है। 2 तरीके का होता है, विद इन द कंट्री यानी कि आप कंट्री में आप कहीं भी एक प्लेस को छोड़ के दूसरे प्लेस पे रहना चाहते हैं, या फिर जो है बिटवीन कंट्रीज, एक कंट्री से दूसरे कंट्री, वर्ल्ड वाइड आपका माइग्रेशन हो रहा है या इमिग्रेशन हो रहा है। तो ये 2 चीज़ें जो हैं इसको डिज़ास्टर चेंज को कभी कभी हमारे सामने ले आती हैं, और उसके रीज़न यही होते हैं कि कोई प्लेस डेवलप्ड है तो सब वहीं पर ही ऑफ कोर्स रहना चाहते हैं, सेटल डाउन होना चाहते हैं। ठीक है ना। ना जनरली द आउट Generally, the out migration takes place between developing and underdeveloped countries and developed countries, either for employment or education or better status। है ना, हमने अभी डिस्कस किया कि क्यों होता है किसी कंट्री से, तो डेवलप्ड से लोग अंडर डेवलप्ड से डेवलप्ड की तरफ जाना चाहते हैं और लेविश लाइफ जीना चाहते हैं, स्टेटस को हाई करना चाहते हैं। एंड इंटरनल माइग्रेशन इज मेनली सीन बिटवीन रूरल एंड अर्बन एरियाज ड्यू टू बेटर अमेनिटीज, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज़। एजुकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ की है, जहाँ पे बेटर मिलेंगी वो पीपल्स, ह्यूमन बींग्स वहीं माइग्रेट करना चाहेंगे। ठीक है ना। नाउ द पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन चेंज।
what is so the pattern of population change. So in the demographic cycle there are different patterns of population change in different countries of the world. एक ही पैटर्न तो हो ही नहीं सकता, हर एक कंट्री का अलग होता है रीजन, तो उसका पॉपुलेशन का पैटर्न भी अलग होता रहता है. Now the world population has registered an increase. All the countries in the world do not experience the same pattern of growth. Like countries, Kenya have high growth rate of population of more than 2% per annum, while countries like UK have shown growth rate of population of less than 2% per annum. So the high growth rate of population is due to high birth rate and low low death rate. This is क्या मतलब हुआ बेटा इस बात का कि जैसे केन्या जो है कंट्री है, वहाँ की जो पॉपुलेशन रेट है पर एनम के हिसाब से, यानी हर साल के हिसाब से पर एनम के हिसाब से मोर देन 2% है, और यूके जैसी कंट्री है जो बहुत डेवलप्ड है या इस तरीके से वो अपनी कैसे जो है ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन को शो कर रही लेस देन 2%, यानी 2% पर एनम के हिसाब से भी नहीं हुआ है ना. ये इसका फ़र्क हुआ. ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है ग्रोथ रेट. अगर कोई कह रहा है कंट्री लाइक केन्या का एग्जांपल दिया, द हाई ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन का मतलब हुआ वहाँ पर हाई बर्थ रेट थी और लो डेथ रेट थी, यानी कि लोग तो उसी स्पीड से पैदा हो रहे थे, जन्म ले रहे थे, और डेथ रेट जो थी कम हुई. तो इस वजह से क्या हो गई, पॉपुलेशन बढ़ गई, ग्रोथ बढ़ गई. और जहाँ पर आप कहेंगे कि बर्थ रेट भी इंक्रीज़ हुई और डेथ रेट भी इंक्रीज़ हुई, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर इतनी पॉपुलेशन की ग्रोथ नहीं हुई क्योंकि पैदा भी होते जा रहे थे और उस सीक्वेंस में उनकी डेथ्स भी हो रही थी किसी भी रीज़न से. ठीक है ना, ये इसका मतलब हुआ. तो दिस इज़ मेनली बिकॉज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ, सैनिटेशन एंड अदर सिविक अमेनिटीज़ लीडिंग टू डिक्लाइन इन डेथ रेट. बट birth rates are birth rates are still high, leading to high growth rate of population. The low growth rate of population is due to low birth rates and low death rates. जहाँ पर भी अगर कोई कंट्री ये शो करती है कि उनकी ग्रोथ रेट जो है वो लो हुई, क्यों, क्या रीज़न थे, तो वो दो रीज़न बनेंगे कि लो बर्थ रेट, उनकी जो बर्थ रेट थी वहाँ पे जो पैदा हुए थे बच्चे या जन्म लिया था वो रेट भी कम थी, और जो डेथ हुई वो भी कम थी. ये उसके दो रीज़न हुए. ठीक है, समझ में आ गया ना बेटा, ये इसका रीज़न रहेगा. जैसे आप इंडिया में समझ लीजिए, इंडिया में कितनी बच्चे एक दिन में पैदा हो रहे हैं और कितनी ही मौतें हो रही हैं, चाहे किसी भी रीज़न से हो रही है, उसका जो कंपैरिजन होगा उस हिसाब से इंडिया की जो है ग्रोथ रेट निकाली जाएगी, है ना. Now the composition of population. So the composition of population refers to the structure of population. It helps us to understand the number of males and females, rural and urban population, literate and illiterate, working and non-working population of a country, and their income and health status. यानी कि क्या क्या components मिलके पॉपुलेशन को है कंप्लीट करते हैं. यानी पॉपुलेशन सिर्फ हमें नंबर नहीं मालूम करना है कि भाई इंडिया की इतनी पॉपुलेशन है, चाइना की इतनी है, बांग्लादेश की इतनी है, जापान की इतनी है और वर्ल्ड की इतनी है. नो नो नो, कंपोजिशन में क्या है, बहुत सारे कंपोनेंट्स मिलेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे. कौन कौन से, कितने मेल हैं, फीमेल हैं, रूरल एरियाज़ में हाउ मैनी पीपल लिव्स इन रूरल एरिया, इन अर्बन एरिया, कितनी पॉपुलेशन है, कितनी लिटरेट है, कितनी इलिटरेट है, कितनी वर्किंग है, कितनी नॉन वर्किंग है, ये सारा जो डाटा है अवेलेबल होगा. सो द कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन डिफर्स बिटवीन इकोनॉमिकली डेवलप्ड एंड बैकवर्ड कंट्रीज. ऑफकोर्स जो बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं इकोनॉमिकली और कोई डेवलप कंट्रीज़ है तो उन दोनों का कंपोजिशन सेम तो नहीं हो सकता ना. सो द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज वेरीज फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर इन टर्म्स ऑफ एज composition, sex ratio, and occupational structure, health status, etc. And the composition of population can be studied through the age sex pyramid.
यानी कि किसी भी कंट्री में हम जो उसका देखेंगे, उसके जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, और उसको देखने के लिए क्या है भी, सेक्स रेशो कैसा है, कहीं पे फीमेल से ज़्यादा है, कहीं पे मेल से ज़्यादा है, एज कंपोजिशन कैसा है, कहीं पे बूढ़े लोगों की जो है ज़्यादा पॉपुलेशन है, कहीं पर जो है जैसे कि इंडिया है यूथ कंट्री कहते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे यूथ की जो है पॉपुलेशन ज़्यादा है। ये इसके सारे स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स रहेंगे। हेल्थ स्टेटस कैसा है, जो नई जनरेशन आ रही है वो कितनी हेल्दी है, क्या उनके बेसिक वो जो है वो हम गवर्नमेंट फुलफिल कर पा रही है, ये एक पिरामिड होता है, उसके थ्रू हमें पता चलता है। सपोज़ किसी का पिरामिड जो है नीचे से कम और ऊपर ज़्यादा है, तो मीन्स वहाँ पर जो नीचे से ज़्यादा होने का मतलब है, आप देख सकते हैं, यू कैन सी ऑन द पेज नंबर 199 कि किस तरीके से जो नीचे से ज़्यादा और ऊपर से कम पिरामिड है, मीन्स यानी कि 75 प्लस, 70 प्लस, 65 प्लस इतने मेल और फीमेल हैं, और ज़ीरो से स्टार्ट होकर एज का लिख रखा है कि किस तरीके से 30-40 तक जो है बहुत ज़्यादा देखेंगे, नीचे से इसका हॉरिजॉन्टल ज़्यादा है, यानी कि ये पॉपुलेशन ज़्यादा है इस एज ग्रुप की। और दूसरा पिरामिड हमें जापान का दिया है, जहाँ पर ऐसा नहीं है, इंडिया से बिल्कुल अपोजिट दिख रहा है, वहाँ पर ऊपर 40 के बाद वाला जो पिरामिड है ज़्यादा चौड़ा है और नीचे वाला कम है, मीन्स वहाँ पर जो पैदा होने वाली पॉपुलेशन है, यूथ का आप कह सकते हैं कि किस तरीके से वो कम है, और वहाँ पे डेथ रेट्स जो है वो लो है, यानी मृत्यु दर कम होती जा रही है दिन पर दिन, लोग बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जो 60 के बाद आप भी जानते हैं कि इतना ज़्यादा काम नहीं होता, कोई भी वो प्रोडक्टिव वो नहीं होती है पॉपुलेशन, या तो 15 से नीचे वाली या और 60 से ऊपर वाली, उसको हम प्रोडक्टिव पॉपुलेशन में काउंट नहीं करते हैं। वो क्या होती है, सिर्फ रिसोर्सेज को या उनको जो कुछ भी अर्न किया उसको सिर्फ यूज़ करते हैं, नेशन के डेवलपमेंट में या प्रोडक्टिविटी में उनका कोई रोल नहीं होता है। प्रोडक्टिव वाला जो एरिया है वो 15 से 60 तक, 59 तक ही होता है, अब जैसे ये कह लें, ये वाला जो पॉपुलेशन है वो इंडिया में ज़्यादा है। तो आप सोच सकते हैं कि किस तरीके से ये ज़्यादा बेनिफिशियल कंडीशन है अगर हम इस चीज़ को यूटिलाइज करते हैं। ऐसे पॉपुलेशन होने से कुछ नहीं होता है, आप उस पॉपुलेशन को हेल्दी कर पा रहे हैं, बेसिक उनकी जो नीड्स हैं वो हो रही हैं कंप्लीट, या फिर वो कितने एजुकेटेड हैं, वो कितने अवेयर हैं अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए, ये सब लिटरेसी रेट है, किस तरीके से वो डेवलप कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, वो उस पॉपुलेशन को यूटिलाइज करने का मतलब हुआ, ठीक है ना। So a population pyramid helps us to know the population under different age groups like 0 to 15, 15 to 59 and 60 and above. It is further subdivided into two groups showing the number of males and females under each age group. Okay. The shape of the population pyramid indicates uh, the nature of population in a particular country. So the base of pyramid shows the children below 15 years of age, and the top of the pyramid indicates the population above 60 years of age. डिस्कस कर ही लिया हमने कि किस तरीके से जो ऊपरी हिस्सा है वो अलग चीज़ को करता है, और नीचे वाला जो एरिया है, नीचे वाला जो पिरामिड में एरिया है वो बर्थ रेट को करता है, किस तरीके के एज ग्रुप का, ठीक है ना। फ्रॉम द पॉपुलेशन पिरामिड वी कैन डिड्यूस द नंबर ऑफ डिपेंडेंट्स एंड द नंबर ऑफ प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। आप समझ गए ना आप कि किस तरीके से 15 से कम बिलो वाले और 60 से अबूव वाले जो हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट्स हैं, यूज़ कर रहे हैं रिसोर्सेज को, और इसके बीच वाली जो पॉपुलेशन है दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्टिव पॉपुलेशन। So the population below 15 years of age and the population above 60 years of age constitute to the dependent population, and the population above 15 up to and 60 years of age is referred to as working or productive population. ठीक है, समझ में हो गया ना बेटा, क्लियर हो गया ना। Now the characteristics features of working and non-working population, तो of course productive जो है working population है, producive या productive population refers to the population engaged in productive economic activities and contributes to the country, है ना, कोई ना कोई प्रोडक्शन का काम कर रही है और इकोनॉमिकली जो है अपने नेशन को सपोर्ट कर रही है, अपनी कंट्री को। एंड द एज ग्रुप बिटवीन 15 to 59 years falls under this category. Okay, India has 59% of productive population.
ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। क्यों? क्योंकि इंडिया को यूथ कंट्री कहते हैं, एंड इट इज़ इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट। ये हुई प्रोडक्टिव या वर्किंग पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिपेंडेंट और नॉन वर्किंग पॉपुलेशन इज refers to the population not engaged in any productive occupation and is dependent on working population. So the age group less than 15 and above 60 years falls under this category, and India has 41% dependent population. So high dependent population affects the socio-economic development of the country. अगर किसी कंट्री में जो है डिपेंडेंट पॉपुलेशन ज़्यादा होगी तो ऑफ कोर्स उसका बर्डन किस पे होगा? वर्किंग पॉपुलेशन पे। और आप किसी भी कंट्री का जो है डेवलपमेंट या प्रोडक्शन वो रिड्यूस ही करेंगे। तो ये इंडिया की आप कह सकते हैं एक तरीके से पावर है उसके पास कि 59% जो है प्रोडक्टिव पॉपुलेशन है। अब ये डिपेंड करता है कि हम गवर्नमेंट या लोग खुद उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं इन द फेवर ऑफ देयर कंट्री। नाउ द डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन इंडिया। So the base of the pyramid is broad, which indicates the birth rate of young children is more than the death rate, which leads to the large adolescence population, which is the economically active population. Infant mortality rate has been controlled through the development of medical technology. इसका क्या मतलब हुआ कि पिरामिड में जो इंडिया के पिरामिड में दिखाया है वो नीचे से उसकी विड्थ जो है ज़्यादा है, यानी कि हमारे पास यंग चिल्ड्रन से ज़्यादा है, बर्थ रेट हमारी ज़्यादा है, और डेथ रेट जो है उससे हमारी ज़्यादा है। तो क्या हुआ हमारे पास, हमने इसको इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कंट्रोल करनी है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है 1 साल से छोटे बच्चे हर 1000 पे 1 साल में कितने पैदा हुए, ये इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होती है। किसी भी नेशन में 1 साल से छोटे बच्चे कितने पैदा हुए, ठीक है ना। ये इसको हमने मेडिकली, आप जानते हैं कि कई आजकल टेक्नोलॉजी आ गई है कि किस तरीके से हम बर्थ को कंट्रोल को जो है अडॉप्ट कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी, जन्म दर ज़्यादा होगी, बच्चे ज़्यादा होते रहेंगे, रिसोर्सेज अवेलेबल करवाना या उनके लिए जो अमेनिटीज़ हैं, फैसिलिटीज़ हैं अवेलेबल करवाना उस नेशन के लिए उतना ही ज़्यादा चैलेंजिंग बनता जाएगा, ठीक है ना। इन द केस ऑफ जापान द बेस ऑफ द पिरामिड इज़ नैरो, विच मीन्स द लो बर्थ रेट्स मेक्स द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ग्रोइंग इनटू एडल्ट्स, ठीक है ना। यानी इंडिया में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं तो ऑफकोर्स वो टाइम के साथ बड़े हो रहे हैं तो एडल्ट्स बन रहे हैं, हमारे पास एडोलसेंस की पॉपुलेशन बढ़ रही है। लेकिन जापान में जो है आप देख रहे हैं कि बर्थ रेट भी कम है, यानी कि एडल्ट्स भी आगे जाके कम होंगे, एंड एज द डेथ रेट इज़ लो मीन्स लोग भी कम मर रहे हैं जो पहले से जो है नॉन वर्किंग या डिपेंडेंट पॉपुलेशन में आ रहे थे वो भी कम नहीं हो रहे। तो किस तरीके से उनका चार्ट जो आप कह सकते हैं कि नॉट सो गुड। एज द डेथ रेट इज़ लो द पॉपुलेशन ऑफ द ओल्ड इज़ ऑल्सो मोर, यानी कि बूढ़े लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो द फ्यूचर ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स ऑन स्किल्ड, एजुकेटेड, एनर्जेटिक इंडिविजुअल्स हैविंग प्रॉपर एटीट्यूड टुवर्ड्स डेवलपमेंट। यानी कि अगर किसी के पास पॉपुलेशन है, यूथ पॉपुलेशन, अडल्सेंस पॉपुलेशन है, तो वो पॉपुलेशन कैसी है, स्किल्ड है या नहीं, एजुकेटेड है या नहीं, एनर्जेटिक है या नहीं, उनका हर एक पर्टिकुलर का एटीट्यूड कैसा है अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए, अपनी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, ये चीज़ भी इसको इफेक्ट करती है। खाली पॉपुलेशन से कुछ ना होगा, ठीक है ना। इन इंडिया अ लार्ज पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन नीड्स टू बी एजुकेटेड टू अक्वायर द स्किल्स फॉर प्रॉपर डेवलपमेंट। ये हमारे इंडिया के रेफरेंस में ज़्यादा सही बैठता है कि इंडिया में पॉपुलेशन तो है एडोलसेंस वाली, पर एडोलसेंस में वो एटीट्यूड नहीं है, वो उतने तरह की एजुकेशन जो हम उनको प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं। तो इंडिया मस्ट टेक सम कॉन्क्रीट स्टेप्स टू एजुकेट इट्स पॉपुलेशन एंड क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग द प्रेजेंट जनरेशन अबाउट मेंटेनिंग बेटर हेल्थ टू ट्रांसफॉर्म इनटू एफिशिएंट इंडिविजुअल्स। यानी कि गवर्नमेंट को क्या है कि लोगों में अवेयरनेस करनी चाहिए कि हमारे पास ये
बहुत मैन पावर होना बहुत बड़ी बात होती है बेटा। तो उसको किस तरीके से हेल्दी किया जाए, एजुकेटेड किया जाए, और हर एक इंडिविजुअल जिसमें जो पोटेंशियल है, क्वालिटी है, उसको उसी में मतलब ज़रूरी नहीं प्रेशराइज करें आप डॉक्टर ही बनो, आप इंजीनियर ही बनो, जिसमें जिस भी फील्ड का पोटेंशियल है उसको उसी चीज़ में डेवलप किया जाए, उसमें उसका प्रोडक्टिविटी को बाहर निकाला जाए। यानी एफिशिएंट इंडिविजुअल्स का मतलब ये हुआ, हर ऐसा नहीं होता है 1 2 या 3 फील्ड ही होते हैं जो सेलेक्टिव होते हैं जिनकी वजह से एक नेशन का डेवलपमेंट होता है ना। हाँ, बहुत फील्ड होते हैं, हमें नॉलेज ही नहीं इतनी तरह के बेसिक जो कह सकते हैं आप रूट से रिलेटेड या हायर उससे रिलेटेड हर चीज़ में इतनी ज़्यादा जो आप कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इतना ज़्यादा पोटेंशियल है। अब सब कुछ हमारे सर्च करने के बाद है ना। To produce more goods and provide better services to the country, which is the need of the hour. And need of the hour is the main मतलब स्ट्राइकिंग पॉइंट है कि आज हमारी इंडिया में अगर हमारे पास आप समझ लीजिए कि किसी के हाथ में एक वेपन है और उसको उस वेपन को चलाना नहीं आ रहा, यूज़ नहीं करना आ रहा है, तो क्या वो अपने प्रोटेक्शन कर पाएगा? तो आप ये समझ लीजिए कि इंडिया के हाथ में वो वेपन है, उसके पास एडोलसेंस यूथ जनरेशन है, बस क्या ज़रूरत है उनको एजुकेट करने की, उनको अवेयरनेस करने की, उनको अपने अपने फील्ड में एफिशिएंट करने की कि आपको अपनी कंट्री के लिए किस तरीके से प्रोडक्टिव होकर बाहर आना है और डेवलपमेंट करना है। Hope you understand the chapter. Goodbye. Have a nice day ahead.